सुबह की पहली किरणों के साथ ही नम्रा ने अपनी छोटी सी झोंपड़ी का दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नींद थी लेकिन हाथों में काम का इज़्म। उसने अपनी सफेद दोपटा को मजबूती से बांधा जो उसके गर्बत ज़दा लिबास पर एक खूबसूरत इजाफा लग रहा था। अम्मी, मैं काम पर जा रही हूँ, नम्रा ने अंदर आवाज दी। हाँ बेटा, खुदा हाफिज कहना भूल गई, अंदर से कमजोर सी आवाज आई। नम्रा वापस गई और अपनी बीमार माँ के माथे को चूमा। अल्लाह हाफिज अम्मी, दोपहर को जल्दी आ जाऊंगी। सड़क पर चलते हुए नम्रा के ज़हन में इसी तरह के ख्यालात चक्र काट रहे थे जो हर रोज उसका पीछा करते थे। बाप की मौत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी उसके नाजिक कुंधों पर आन पड़ी थी। हुसैनीन साहब के घर काम करना उसके लिए एक नामत था, जहां से वो हर माह 5,000 रुपए कमा लेती थी। हुसैनीन साहब का बड़ा सा पक्के मकान उसके सामने था। नम्रा ने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद नौकर ने दरवाजा खोला। आज तुम्हें साहब ने अपने कमरे में बुलाया है, नौकर ने कहा। नम्रा के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। आमतौर पर वो सिर्फ बावर्ची खाने और ड्राइंग रूम तक ही जाती थी। उसने अपने कपड़े दरस्त किए और सीढ़ियां चढ़ने लगी। हुसैनीन साहब का कमरा उसकी तमाम तर शान व शौकत के साथ उसके सामने था। बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुसैनीन साहब अपने कंप्यूटर पर मसरूफ थे। इनकी उम्र 50 साल के करीब थी, लेकिन जिस्म अब भी जवानों जैसा था। आ गई नम्रा? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जी साहब, आपने बुलाया था। नम्रा ने झुककर सलाम किया। हाँ, आज तुम्हें मेरे कमरे की सफाई करनी है। मैडम तो शहर गई हुई हैं, हुसैनीन साहब ने कहा। नम्रा ने काम शुरू कर दिया। वो जानते थे कि मैडम के घर न होने का मतलब क्या है। पूरे घर में सिर्फ वो और हुसैनीन साहब थे। कुछ देर बाद हुसैनीन साहब उठे और नम्रा के करीब आ गए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो नम्रा। नम्रा ने अपना काम जारी रखा। शुक्रिया साहब, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? हुसैनीन साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। नम्रा का दिल धड़क उठा। साहब, मैं सिर्फ काम करने आई हूँ। हाँ, और मैं तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह देता हूँ। हुसैनीन साहब ने उसे अपनी तरफ खींचा। नम्रा ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन हुसैनीन साहब की गिरफ्त मजबूत थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, बराह करम। खामोश, हुसैनीन साहब ने सख्ती से कहा। अगर तुमने किसी को बताया तो न सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी, बल्कि तुम्हारी बहन रुमशा को भी कहीं काम नहीं मिलेगा। नम्रा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके जहन में अपनी बीमार माँ, छोटे भाई की तालीम और घर के अखराजात की फिक्र थी। वो जानते थे कि अगर वो नौकरी चली गई तो उनका घर टूट जाएगा। जब नम्रा घर वापस पहुंची तो उसका चेहरा मुर्दा की तरह सफेद था। उसकी बहन रुमशा ने दरवाजे पर ही उसे देख लिया। क्या हुआ है तुझे? रुमशा ने पूछा। नम्रा ने अपनी बहन को गले लगा लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। रुमशा ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके बालों में हाथ फेरता रही। रात को जब उम्मी सो गई तो नम्रा ने रुमशा को सब कुछ बता दिया। रुमशा का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। हम खामोश नहीं रहेंगे, रुमशा ने जोर से कहा। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नम्रा ने अपनी बहन को देखा। रुमशा इससे 2 साल बड़ी थी और हमेशा से उसकी हामी भरती रही थी, लेकिन अगर हमने कुछ कहा तो नौकरी चली जाएगी। तो चली जाए, रुमशा ने जज्बाती अंदाज में कहा। हम दूसरा काम ढूंढ लेंगे, लेकिन हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नम्रा ने अपनी बहन के हाथों को थामा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी सी जागी। शायद, सिर्फ शायद, वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकती थी। सुबह की रोशनी ने झोंपड़ी के खिड़की से झांकते हुए नम्रा के चेहरे को छुआ। वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। इसकी बहन रुमशा पहले ही तैयार हो चुकी थी। चलो, हमें जल्दी करनी है, रुमशा ने कहा जबकि वो अपने बालों को मजबूती से बांध रही थी। नम्रा ने अपनी उम्मी को झूठ मूठ का बहाना बताया कि आज दोनों बहनों को शहर जाना है। वो दोनों हुसैनीन साहब के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में नम्रा के हाथ कांप रहे थे। डरो मत, रुमशा ने उसका हाथ थामा। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। हुसैनीन साहब का घर अपनी तमाम शान व शौकत के साथ उनका इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही नौकर ने दरवाजा खोल दिया। साहब ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है, नौकर ने कहा। लाइब्रेरी के कमरे में हुसैनीन साहब अपने दफ्तरी काम में मसरूफ थे। उन्होंने जब दोनों बहनों को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, अरे, आज तो 2 खूबसूरत फूल हमारे घर खुले हैं। नम्रा ने अपनी बहन की तरफ देखा। रुमशा के चेहरे पर एक अजीब सी तमानियत थी। साहिब, रुमशा ने बराह रास्त बात की, हम आपसे एक अहम बात करना चाहती हैं। हुसैनीन साहब के चेहरे पर एक अजीब सी तब्दीली आई। हाँ ज़रूर, बैठो। नहीं साहब, हम खड़े ही बात करेंगे, रुमशा ने वाज़ेह अंदाज में कहा। आपने कल मेरे बहन के साथ जो सलूक किया वो नाकाबिल माफ़ी है। कमरे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। हुसैनीन साहब का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? जी हाँ, एक जालिम शख्स से, रुमशा ने बेखौफी से जवाब दिया। हुसैनीन साहब अचानक कुर्सी से उठे और रुमशा की तरफ बढ़े। तुम दोनों को अभी बाहर निकल जाना चाहिए, वरना क्या साहब? रुमशा ने चीलिंग करते हुए कहा। आप हमें नौकरी से निकाल देंगे, हमारी जिंदगी अजीरन कर देंगे?
हमने फैसला कर लिया है कि हम अब खामोश नहीं रहेंगे। नम्रा ने अपनी बहन के हाथ में हाथ डाला। उसे पहली बार लग रहा था कि वो वाकई ताकतूर है। हुसैनीन साहब ने अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी नंबर पर कॉल करना चाही, लेकिन रुमशा ने फ़ौरन कहा, अगर आपने पुलिस को कॉल की तो हम भी मीडिया को कॉल कर देंगे, आपका नाम अखबारों में आएगा। ये अल्फाज सुनकर हुसैनीन साहब के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी ताकत का कोई मुकाबला भी है। तुम लोग क्या चाहती हो? हुसैनीन साहब ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। इंसाफ चाहती हैं। नम्रा ने पहली बार आवाज़ उठाई। हम चाहती हैं कि आप हमारे साथ होने वाले जुल्म की माफ़ी मांगें और हमें मुआवजा दें। हुसैनीन साहब ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपनी मेज़ के दराज से एक चेक बुक निकाली। कितना चाहिए? हमारी इज्जत की कीमत आपके पास नहीं है, रुमशा ने कहा, लेकिन हम चाहती हैं कि आप हमारे मोहल्ले के बुजुर्गों के सामने माफ़ी मांगें और यकीन दहानी करें कि आप कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हुसैनीन साहब ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी दौलत और ताकत भी किसी बेगुनाह लड़की की हिम्मत के आगे बेबस हो सकती है। अगले दिन मोहल्ले की मस्जिद के सहन में एक इजलास हुआ। हुसैनीन साहब ने न सिर्फ नम्रा और रुमशा से माफ़ी मांगी, बल्कि उन्होंने मोहल्ले की तमाम लड़कियों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का वादा भी किया। घर वापस आते हुए नम्रा और रुमशा के चेहरों पर एक अजीब सी इत्मीनान था। तुमने देखा, रुमशा ने कहा, जब हम अपनी आवाज़ मिलाते हैं तो हम ताकतूर हो जाते हैं। नम्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने सीखा कि खामोश रहना भी एक किस्म का गुनाह है।